Okay, so I'm presenting my screen. Let me know if it is visible to all. It might be a repetition for those students जिन्होंने पीजीटी में क्लासेस अटेंड करी थी, तो उनके में भी कुछ कॉमन टॉपिक्स थे. सो इफ यू गाइज ऑलरेडी हैव अटेंडेड दैट, तो आपको थोड़ा सा रिपीटेटिव लग सकता है, बट इट इज completely based on your syllabus. Okay, so we'll start with the first unit, that is introduction of economics. So in this unit हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. Start with the economics. What is economics is all about? So first of all, I would like to know your understanding. ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप इकोनॉमिक्स जब भी आप सुनते हो, सो व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Just want to know your point of view, just want to know your understanding about this subject. So if you can just put in the chat कि आपको क्या समझ में आता है जब भी आप इकोनॉमिक्स सुनते हो, what comes to your mind. So let me know in the comments, in chat box. Management of resources. Okay, very nice. Anyone else? Production, distribution, consumption of goods and services. Very nice. Well said. Okay. So Alfred Marshall, he is one of the founders of modern economics. What he said, let's understand first. मार्शल, ऑल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, जिनको हम फाउंडर, जो कि एक फाउंडर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, वन ऑफ द फाउंडर्स, उन्होंने क्या बोला इकोनॉमिक्स के बारे में, पहले हम वो समझते हैं. तो उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ओके, जसमीन का आंसर आया है हाउ वी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अवर वांट्स. वेरी नाइस, वेरी वेल सेड. बट इट विल बी टू अर्ली टू से दिस, बट इट इज डेफिनेटली करेक्ट. तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि ये जो फाउंडर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, इनकी डेफिनेशन क्या है. तो इन्होंने तो सिंपल सा बताया, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट वी डू इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? सो वी एज अ कंज्यूमर, हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में. सो हम कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम क्या करते हैं, हम बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं डे टू डे. आप कपड़े खरीदते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, चॉकलेट्स खरीदते हो अपने लिए, खाने का सामान खरीदते हो. ठीक है, आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप नोइंगली अननोइंगली यू आर कंज्यूमिंग इन योर डे टू डे लाइफ. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड, इन द इकोनॉमी देर आर सम सेलर्स एज वेल. अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो किसी से खरीद रहे होगे ना, और कोई ना कोई उसे बेच रहा होगा, राइट. सो जो सेलर है, द सेलर, what he is doing, he is selling the goods. Whatever you are purchasing, the seller is selling that good, right. Someone will be producing that good for you. अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, किसी से खरीद के कर रहे हो, और जिसे खरीद रहे हो वो भी तो कहीं से प्रिक्योर कर रहा होगा, राइट. सो वो जो प्रोड्यूसर है, जो उस गुड को मैन्युफैक्चर कर रहा है,
तो एक वो हो गया आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। एक आपकी एक्टिविटी क्या हो सकती है कि आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अभी अगर हम इन सब में कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, व्हाट इज अ कॉमन कॉमन लिंक बिटवीन ऑल दीज एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज दैट वी नो कि हाँ हमारा ऑर्डिनरी जिंदगी में ये सब होता है ना। हम सब जो है सराउंडेड हैं बाय दीज एक्टिविटीज। कोई एम्प्लॉय है, कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सेलर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी हो सकता है, राइट। सो these type of activities we see, but in सब में एक चीज कॉमन है। what is the common link between this is the money, कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें से उठा लें तो उसमें सब में क्या है, एक मनी इन्वॉल्व है। आप कंज्यूम करोगे तो पैसा दोगे, सेलर सेल करेगा तो पैसा लेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो प्रॉफिट पे ही करेगा, राइट। एम्प्लॉय जो है वो उसकी चीज की सैलरी लेगा। तो इन सब चीजों में क्या क्या चीज कॉमन है, दैट इज मनी। सो अल्फ्रेड मार्शल जो कहना चाहते हैं कि स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक हर वो चीज है, हर वो एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, राइट। नेक्स्ट मूव टू द पार्ट ऑफ स्कार्सिटी। अभी क्या होता है ना कि सपोज करो आपने अलादीन की कहानी सुनी होगी, उसके पास क्या था, एक चिराग था, ठीक है। उसके पास था चिराग, अब वो जो भी मांगता था उसको मिल जाता था अलादीन को। अब वो बाइक मांगे, चाहे मतलब उस टाइम में चलो बाइक नहीं, सोना मांगे, चांदी मांगे, कुछ भी मांगे उसको मिल जाता था। बट इन रियल लाइफ वी डोंट हैव सच अलादीन जो कि हमको वट एवर वी वॉन्ट हमको मिल जाए। हमारे पास क्या है, स्कार्सिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है इन नेचर में, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। ना व्हाट दिस मीन, लिमिटेड चलो समझ में आता है हमें, वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव यूज। सो सपोज करो यू हैव 5,000 रुपीज इन योर पॉकेट, ठीक है, यू हैव 5,000 रुपीज इन योर पॉकेट एंड नाउ यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल कि आप जो है ना इस मनी को कहाँ कहाँ स्पेंड करोगे। सो देयर आर मल्टीपल चांसेस, अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू कि आप कहाँ कहाँ इसको स्पेंड कर सकते हो, राइट। द मनी यू हैव इज लिमिटेड। व्हाट डज दिस मीन, लिमिटेड रिसोर्सेज इज द मनी दैट यू हैव इन योर पॉकेट इज 5,000 रुपीज, दैट इज लिमिटेड। आपको इससे ज्यादा एक रुपया नहीं है आपके पास, ठीक है। अब आप इसे खर्च कहाँ करोगे, दैट इज योर चॉइस, दैट इज वेयर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कम इनटू द प्लेस, ठीक है। सो 5,000 से आप पार्टी कर सकते हो बहुत अच्छे से, कपड़े खरीद सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू कैन डू इन द कैपेसिटी ऑफ द 5,000 रुपीज। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। सो रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, इसका मतलब है इट्स नॉट ओनली मनी, इट कुड बी योर लैंड। अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन कि आप उस लैंड पे क्या खड़ा करोगे। आप इस पे हॉस्पिटल बिल्ड कर सकते हो, यू कैन डू फार्मिंग, यू कैन बिल्ड अ स्कूल ऑन इट, यू कैन रेंट इट आउट, यू कैन मेक अ बिल्डिंग ऑन इट, ठीक है, अपना घर बना सकते हो। लैंड इज लिमिटेड, द स्पेस यू हैव इज लिमिटेड, दैट इज it is in nature, that is it is limited, ठीक है। but what you have is options, you have choices of using it, so alternate use comes into the picture, right। so इससे क्या होता है, it arises the problem of choice, now what to do with this land, अब मैं इस लैंड पे क्या करूं, अब ये डिसीजन मैं कैसे लूं। तो इस डिसीजन ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहीं पे आपका इकोनॉमिक्स आता है सारा। अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो, ठीक है, अगर आपकी ऑल्टरनेटिव यूजेस ना हो, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके ऑल्टरनेट यूज भी है। इसकी वजह से आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, दैट इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। भाई क्या प्रोड्यूस करूं आखिरकार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, ठीक है। सेकंड इज हाउ, अब मैं उसे करूं कैसे,
राइट? फॉर whom, किसके लिए करूं? सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर इन टू दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है? अभी कोई कंज्यूमर हो, कंज्यूमर के केस में भी ये तीनों क्वेश्चंस आएंगे, प्रोड्यूसर के केस में भी आएंगे, ठीक है? और आप चाहे एम्प्लॉय हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी में आप कोई भी एक्टिविटी उठा लो, यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ, यू मस्ट हैव द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फॉर एन एम्प्लॉय, किस कंपनी में मैं काम करूं, इट कुड बी एन प्रॉब्लम फॉर हिम, ठीक है? और एक कंज्यूमर के लिए मैं क्या परचेज करूं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। एक प्रोड्यूसर के लिए मैं क्या प्रोड्यूस करूं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? सो ये तीन क्वेश्चन, ये तीन चीजें होती हैं जहाँ ये अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी, ठीक है? तो क्या क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में करना है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक? फिर सेकंड इज हाउ। हाउ मतलब कि कैसे करना है, मतलब मैं लेबर इंटेंसिवली काम करूं, सारा काम लेबर से करवाऊं, या फिर कैपिटल इंटेंसिव रखूं, मतलब कि ज्यादा मशीनों से काम कराऊं, प्रोडक्शन मेरा कैसा होगा। फॉर हुम, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, मैं गरीबों के लिए प्रोड्यूस करूं, अमीरों के लिए प्रोड्यूस करूं, मतलब किस कैटेगरी के लिए, कौन सी क्लास के लिए मैं प्रोड्यूस करूं, राइट? सो दिस गिव्स यू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और इससे जो है आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स डेफिनेशन। अभी इतना सब पढ़ने के बाद हमको समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। अगर मुझे डिफाइन करना हो इन वन लाइन कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सो हाउ आई विल डू इट। सो इन इट्स मोस्ट सिंपल और कंसाइज डेफिनेशन जो है वो ये है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how society uses its limited resources, ठीक है? Economics is a social science that deals with the production, distribution, consumption of goods and services, correct? So इस definition में किसी को कोई doubt, any doubt till now, कुछ भी concept clear ना हुआ हो? Any doubt till now? All clear, very nice. So there are few important definitions from the point of view of examinations. एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है उन्हें। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक? अल्फ्रेड मार्शल हमने अभी जस्ट पढ़ा, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। थर्ड इज लियोनेल रॉबिन्स, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स मीन्स दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं, सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी, इनके अलावा और भी इकोनॉमिक्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट वन जो कि आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इकोनॉमिक्स में अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट, उसमें था इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। सो व्हाट डज इट मीन? प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है? अभी अगर हम इसे समझें, so whatever you are consuming, ठीक है, whatever you are consuming is produced somewhere, ठीक है? तो आपका सारा एक्टिविटी स्टार्ट किससे होता है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कैसे करते हो? प्रोडक्शन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें आप रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो, प्रोसेस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, राइट? फिर आपको एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसको मार्केट में लेके आना है। अब प्रोडक्ट फैक्ट्री में रखा रहेगा तो कोई कंज्यूम तो कर नहीं पाएगा ना, तो आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, आपका वेयर हाउसेज आ जाते हैं, रिटेलर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सो ऑल दिस एक्टिविटीज कम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फाइनल स्टेप इज कंजम्पशन, फाइनली दैट प्रोडक्ट यू कंज्यूम, ठीक है? आप फाइनली शॉप पे जाते हो, प्रोडक्ट परचेज करते हो एंड यू फाइनली
consume it. So all this process involved majorly three activities, that is known as production, distribution and consumption, right? So ये आपका जो है पार्ट है किसका, इकोनॉमिक्स का. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जो भी आपके पास मनी अवेलेबल होता है, यानी कि जो भी आपके पास सेविंग्स है, व्हाट यू डू विद योर सेविंग, ईदर यू इन्वेस्ट और सेव इनटू योर बैंक्स. सो जब आप बैंक्स में सेव करते हो तो वो बैंक क्या करता है, बैंक अपने पास रखे थोड़ी रहता है, वो कंपनीज को दे देता है आपका पैसा. कंपनीज क्या करती हैं, उसको इन्वेस्ट करती हैं. इन्वेस्टमेंट किस में करती हैं, अपना मशीनरी में, लैंड में, लेबर में. उससे क्या होता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, उनको प्रॉफिट होता है. फिर उसके उनके प्रॉफिट से आपको क्या मिलता है, बैंक को वो मिलता है इंटरेस्ट रेट, और आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, है ना. आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपकी बैंक में बड़े बड़े पैसे बढ़ते रहते हैं, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता रहता है, बैंक को कमीशन मिलता रहता है लोन पे. तो मतलब आपका क्या हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी का कैपिटल जो है वो फॉर्म हो रहा है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट. अभी इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है कि आर्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है. पहले तो हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स वी आर क्लियर, इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट. बट व्हाट इज साइंस? अब अगर हम साइंस और आर्ट से अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज साइंस एंड आर्ट. तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज आर्ट? करेक्ट, साइंस इज नॉलेज. एंड व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज एक्शन. वेरी नाइस. साइंटिफिक मेथड साइंस, हाँ बिल्कुल करेक्ट, वी कैन डेफिनेटली से इट. ओके, so science is a systematic study of knowledge and fact which develops the correlationship between cause and effect. Now what does it mean? साइंस क्या है, आपका सिस्टमैटिक नॉलेज है. साइंस की हम कोई भी स्टेटमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है कि ऊपर से कोई नीचे चीज गिरेगी तो, मतलब ऊपर से हम कुछ भी फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक फैक्ट है जो कि एक रिलेशनशिप बताता है हमको, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का, राइट. नाउ इकोनॉमिक्स साइंस है कि नहीं वो हम एक बार देखते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स. तो अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली. कैसे? हमारे पास इकोनॉमिक्स में भी लॉज हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे आप आगे हायर स्टडीज में जाओगे यू विल कम टू नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, और मे बी यू नो एट दिस पॉइंट कि दीज लॉज इन इकोनॉमिक्स इज एज वेल एग्जिस्ट. सो ये तो ट्रू हो गया. नेक्स्ट, इट डेवलप्स को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. ना अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो आई नो कि अगर प्राइस कम होता है तो मेरा जो डिमांड है वो बढ़ता है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मुझे बता रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया. ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिल्कुल सारे लॉज एक्सेप्टेड होते हैं. टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होते हैं. इट कैन मेक फ्यूचर प्रिडिक्शंस एज वेल. अगर हमें पता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तो डिमांड जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल दिवाली के समय में हमें अक्सर प्रिडिक्ट कर लेते हैं. सो ये भी ट्रू होता है. एंड इट हैज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट, हम उसे मेजर भी कर सकते हैं. सो इन सब चीजों से हम बोल सकते हैं ये सारी चीजें सेटिस्फाई करता है इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, वी कैन वेरी वेल से. नाउ व्हाट इज आर्ट? अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट इज अ नॉलेज,
अगर नॉलेज साइंस है, ठीक है, अगर नॉलेज है ना साइंस, तो एक्शन इज आर्ट। मतलब कि उस नॉलेज को हम कैसे यूज करें। अब हमें पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो आर्ट जो है हमें वो सिखाता है। तो उसके बेसिस पे हम पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक्शंस लेती है। तो वी कैन वेरी वेल से कि इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट, बिकॉज इट फुलफिल्स बोथ द कंडीशंस। हमने अच्छे से इसको भी स्टडी करा कि हाँ ये सब टेस्ट, ये सब फिट हो रहा है, एंड इट फिट इनटू आर्ट एज वेल। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट. Okay, now next comes economic activities and non-economic activities. There are in economic there are two type of activities, that is economic and non-economic. Now what is the difference? अब ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक्टिविटीज जो है कुछ इकोनॉमिक हो जाती हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक हो जाती हैं. सो द बेसिक डिफरेंस इज मनी. ठीक है, मनी इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे. ठीक है, और जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ लेट्स सी कि ये होता क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिफाइंड एज द एक्टिविटीज दैट आर डन टू अर्न अ लिविंग. मतलब कि वो एक्टिविटीज जिनसे हमारा जीवन चल रहा हो. अब वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं. आप जॉब करते हो, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, उससे आप सामान खरीदते हो, अपना सर्वाइवल करते हो, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कंजम्पशन करते हो, पैसा देते हो, किसी और का फायदा होता है उससे, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना. व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड इमोशनल डेवलपमेंट. अभी ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हम उन्हें सैलरी तो नहीं देते, तो वो क्यों बनाती हैं. तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बनाती हैं, है ना. सो दोज एक्टिविटीज जो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन या फिर इमोशनल डेवलपमेंट के लिए की जाती है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिनमें मॉनेटरी टर्म इंक्लूड नहीं होती. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टेक प्लेस थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपकी कंट्री का ग्रोथ होता है. कैसे, आप जैसे हमने कैपिटल फॉर्मेशन देखा था अभी साइकिल, आप कंज्यूम करते हो, मनी सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, फिर वो कहीं कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है, किसी का प्रॉफिट हो रहा होता है, कोई कंज्यूम कर रहा होता है. तो इससे क्या होता है, आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजिकल और सोशल ग्रोथ होती है. ठीक है, इससे सोसाइटी का कोई लेना देना, आई मीन इकोनॉमी का कुछ लेना देना नहीं है, इस वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो. ठीक है, देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. एज वी ऑल नो देयर आर 3 sectors in economic activities: primary, secondary and tertiary. Can anyone tell what is primary, secondary and tertiary sectors in brief? What is primary sector? I hope you all are aware about these. Primary, secondary and tertiary sector. Anyone? Okay, we can say agriculture, manufacturing and service sector. Very nice, very well said. Primary is equals to raw. Yeah, we can say. Okay. सो प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि रॉ होती हैं.
ठीक है, रॉ मतलब कि जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज। सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं, और टेरिटरी में अगर वाइडली कहें तो सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होता, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट, हैबिट्स, हॉबीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, बेस्ड होती हैं। ठीक है, सो द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न मनी। एज आई सेड, मनी जो है मेन फैक्टर है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, फिर मेन पर्पस क्या होता है इसका, साइकोलॉजिकल और इमोशनली डेवलप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। देन economic activities are measured on monetary scales. Economic activities have a practical approach. Economic activities lead to the formation of asset and wealth. And economic activity adds up to the national income. ठीक है, business, employment, etc. are the prominent type of economic activities. For example, a teacher teaching in a class, a worker working in mines, an employee working to fulfill the company's goal. So ये सब क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं, द मेन पर्पस हो गया आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनली डेवलप। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेजर, आप इनको मेजर नहीं कर सकते। आपने अपने घर में गार्डन लगाया, आपको उस गार्डन को गार्डनिंग करने से आपको बहुत खुशी हुई, आप उसको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप अपनी खुशी को कैसे, किस में नापोगे, है ना। आप घर में मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, तो आपकी मम्मी की जो परफॉर्मेंस है आप उसको कैसे मेजर करोगे, किस टर्म में आप उनको बोलोगे, है ना। क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स तो है नहीं, उन्होंने अपनी खुशी से बनाया, अपनी इंटरेस्ट के ऊपर बनाया। ठीक है, तो उनको मेजर नहीं किया जा सकता। नॉन इकोनॉमिक हैव आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड टू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम, से कुछ भी लेना देना नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा आर द मेजर टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन कुकिंग, doing laundry, etc. A boy helping in temple rituals, a man helping in the celebration of Diwali, Holi, etc. इससे आपका इनकम, नेशनल इनकम पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना इकोनॉमी पे, इससे बस आपको खुशी हो रही है। ठीक, नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नॉर्मेटिव। So what is positive economics? Positive economics होता है, it is a study of issues subject to verification. ठीक है, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप सजेशन देते हो, वो मेरे लिए एक जजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल फर्स्ट। मैंने बोला हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, डू यू एग्री और नॉट। आई से इंडिया की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, इज इट ट्रू और फॉल्स। ओके, वाई, गलत क्यों बोला मैंने, वाई, हाउ डू यू नो कि मैं गलत बोल रही हूँ। बिकॉज इज 130 करोड़, ओके, करेक्ट, बिकॉज यू नो द फैक्ट। आपको पता है कि इकोनॉमी की जो भी पॉपुलेशन है, आपके पास डेटा है, आपके पास फैक्ट है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मुझे गलत साबित कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, मतलब आपके पास प्रॉपर डेटा है कि सेंसस के अकॉर्डिंग इतना इतना है, वट एवर द नंबर इज, यू कैन, हाँ, यू कैन prove me wrong with the power of facts, right? Whereas in normative economics, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो मेरली सजेशन होता है, जजमेंट होती है। कैसे, मैंने बोला कि पेंशन जो है ना, पेंशन जो स्कीम है वो बंद कर देना चाहिए, डू यू एग्री और नॉट। पेंशन देना ओल्ड
लोगों को बंद कर देना चाहिए। डू यू एग्री विद मी और नॉट? ओके, कार्बन वोकअप मेरे से सहमत नहीं है, बाकी लोग मुझसे सहमत हैं। ओके, बाटे मुझसे सहमत हैं, वेरी नाइस। पेंशन देना बंद कर देना चाहिए है, बाकी सब लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? व्हाट डू यू से? ओके, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो कह रही हूँ करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप लोग मुझे गलत प्रूफ कर सकते हो, मेरी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक मेरा ख्याल है, ये बस एक जजमेंट है। मैं अपने तर्क रख सकती हूँ आपके सामने कि इसके क्या फायदे होंगे। पैसा बचेगा, मैं बोल सकती हूँ पैसा बचेगा बहुत सारा, क्यों ही देना लोगों को। दूसरी तरफ आप मुझसे बोल सकते हो ये गलत बात है, हमें एज अ अच्छा नेशन होने के नाते हमको हेल्प करनी चाहिए। आपके पास अपने पॉइंट्स होंगे, मेरे पास मेरे पॉइंट्स होंगे। ये एक जजमेंट है, सिर्फ एक जजमेंट, ये कोई फैक्ट नहीं है। जब मैंने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, तब आप लोगों ने मुझे फॉल्स साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा था। लेकिन मेरी पेंशन बंद कर देना चाहिए के ऊपर तो कोई ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं है। ये तो मेरी एक जजमेंट है, आपकी अपनी जजमेंट है ना? कोई मुझसे एग्री करेगा, कोई मुझसे नहीं करेगा, ये एक डिबेट का टॉपिक है केवल, नथिंग एल्स। ठीक है? वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ फैक्ट, वो उसके ऊपर मुझ पे कोई डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपके फैक्ट्स आते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपकी जजमेंट्स आती हैं। ठीक है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में क्या पॉपुलेशन थी, अभी क्या पॉपुलेशन है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, उसकी प्रिडिक्शन। तो ये आपका डील करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी एक जजमेंट है, तो ये किससे डील करता है? ये कुछ नहीं है, ये एक ओपिनियन है जो कि फ्यूचरिस्टिक होता है कि हाँ ये होना चाहिए है। ये सिर्फ टीजीटी क्लास है क्या मैम? हाँ, ये सिर्फ टीजीटी क्लास है। ठीक है? रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है क्या होना चाहिए। मतलब मैंने जस्ट बोला पेंशन बंद कर देनी चाहिए, तो जस्ट जजमेंट ये ऐसा होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए है, वट एवर द केसेस। सो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, इसमें आप कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते। इन दैट केस यू कैन वेरी वेल वेरीफाई विद द फैक्ट्स एंड फिगर। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। आपका फैक्ट के में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, लेकिन उसमें आपका जजमेंट है, आप जजमेंटल हो रहे हो। ठीक है? ट्रू फॉल्स, आप उसमें ट्रू भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो। पॉजिटिव में जैसे कि मैं गलत थी, आपने मुझे तुरंत गलत कर दिया, है ना? लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में आप मुझे गलत कहोगे भी, तब भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे पॉइंट्स होंगे। ठीक है? तो लेकिन फर्स्ट वाली में मुझे मानना ही पड़ा, क्योंकि वो तो एक फैक्ट है भाई, वो तो डेटा आप मुझे दिखा दोगे, है ना? तो ये डिफरेंस है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए। नाउ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? आई थिंक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वी कैन स्किप इट, और मे बी जस्ट ब्रॉडली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर गलती से कुछ क्वेश्चन आ गया, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडी करता है इंडिविजुअल्स को, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड, फर्म या इंडस्ट्री। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल लेवल क्या है एम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का। ठीक है? और जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, मतलब जब मैं सिर्फ अपनी और आपकी बात करती हूँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। वी कैन स्किप दिस, आई मीन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस यूनिट। तो यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, नाउ वी कैन जस्ट सिंपली प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप आंसर कर सकते हो। नॉट राइट ओनली ए बी सी डी,
राइट ऑप्शन विद अ वैलिड आंसर, मतलब एक स्टेटमेंट भी लिखना, क्यों? ओके, बी। हम्म। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ओके। ओके, बातें बोल रहे हैं बी। बाकी स्टूडेंट्स? ग्रेट, राइट आंसर इज बी, यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ, अभी मैंने आपको ब्रॉडली बताया था माइक्रो मैक्रो क्या होता है, सो मे बी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आ सकता है आपके एग्जाम में, गुड टू नो। राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, what is not one of the central problems of an economy? Nice. Next, what is the source of capital formation? Nice. Last question, which of the following is not an economic activity? Okay. Why? Why D? Why you choose D? मतलब क्या रीजन है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं है? A professor helping out his children at home. What is the reason? बहुत बोरिंग क्लास है, कुछ सिखाई जैसे भी नहीं लगती। बोरिंग, तो अब इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? व्हाट डू यू वांट? Okay, because money is not involved in this activity. Very nice.
सजेस्ट करो, फिर बता दो व्हाट कैन बी डन. Right. Okay, so first unit is over. So we have time, we have 10 minutes. No, we have 15 minutes actually. So maybe we can start with the second unit. Okay. ओके, ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. सो लेट्स डू दिस अगेन. So economics is a social science. All of you said social science क्यों है? Because it deals with the problem of scarcity of resources, right? तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सोशल साइंस, बिकॉज ये आपकी सोसाइटी की जो नीड है, जो स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज एज वेल. सो इसीलिए हम इसको सोशल साइंस बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऑल ऑफ यू सेड इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. वाई? बिकॉज नेशनल इनकम जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं. हम किसी इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं. हम ये तो नहीं कह रहे ना कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की कितनी इनकम है. हम पूरी इकोनॉमी की इनकम की बात कर रहे हैं. तो इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दैट्स वाई. ओके मैम, और क्वेश्चन करने से ठीक था. ओके, सो व्हाट इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. सो इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. वी स्टडीड कि ये तीन है. सो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो मुझे दिख रहा है जो हमने नहीं देखा, दैट इज हाउ टू गवर्न. ठीक है, तो हाउ टू गवर्न जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का क्या सोर्स है? अभी प्रोडक्शन की मैं बात करूं, कंजम्पशन की मैं बात करूं, या एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं, तो ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. वाई? बिकॉज कंजम्पशन या प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट्स से आपका कैपिटल फॉर्म नहीं होता. कैपिटल फॉर्म कब होता है आपका? जब आप इन्वेस्ट करते हो. हमने एक डायग्राम देखा था, इफ यू रिमेंबर, कि आपने सेविंग्स करी बैंक में, बैंक ने उस सेविंग्स को इन्वेस्ट किया. ठीक है, इन्वेस्टमेंट से आपका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, राइट? सो द whenever we talk about capital formation, so it is related with your investments. So that's why the right answer is investment. Okay, next question is which of the following is not an economic activity. So economic activity all we know is related to the money. अभी टीचर जो है वो ट्यूशन दे रहा है. ट्यूशन दे रहा है इसका मतलब उसे पैसे मिल रहे होंगे उसके बदले में. ठीक है, फीस मिलती है. हाउसवाइफ सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. अभी हाउसवाइफ है, वो बेच रही है इंश्योरेंस पॉलिसीज को पार्ट टाइम.
तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता होगा. सो इन दिस ऑल्सो मनी इज इन्वॉल्व इन टर्म्स. ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हो. मेड, अंडरटेकिंग डोमेस्टिक टास्क, आपने घर में मेड लगाई हुई है, वो घर के काम कर रही है, उसके बदले में आप उसे पैसा देते हो. So again, it is an economic activity because you are giving him or her a salary. Okay. Now, अगर हम थर्ड लास्ट ऑप्शन की बात करें, एक प्रोफेसर जो है वो हेल्प कर रहा है चिल्ड्रन की घर पे, तो प्रोफेसर जो हेल्प कर रहा है उसके बदले में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन और एक हैप्पीनेस मिलने वाली है ये सब काम करने के बाद. ओके, सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यूनिट. ओके, सो गमजुम ओरी सेड कि कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. सो अभी मेरे पास राइट नाउ आई हैव नॉट अदर क्वेश्चंस at this point of time. So what we can do, we can start with the unit 2 and we will take up the question in the next round. Okay, when we do the MCQs for unit 2, then I'll combine some MCQs of unit 1 as well. Okay, so उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Alright, if it works for all, then we can just continue with the second unit. All okay? Okay, great. चलो, अभी फिलता दो है क्या? Okay, so the unit name is Human Resources and Human Capital. So this is your second unit, right? So human resources and human capital. What do you understand with human resource? अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स की, अभी हमने रिसोर्सेज देखे, ठीक है, जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को हम एक रिसोर्स कैसे बोल सकते हैं? ह्यूमन एक रिसोर्स है, डू यू एग्री? ओके ओके, ग्रेट. सो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल है, तो यूनिट का नाम है ये. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. सो व्हेनेवर वी से कैपिटल, तो ह्यूमन सबसे पहले तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन एक रिसोर्स कैसे है, आप कहीं भी देखोगे, किसी भी फील्ड को उठा लो आप, वट एवर यू वॉन्ट टू पिक, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, सर्विस ले लो, एनीथिंग, पिक एनी सेक्टर, एनी जॉब, यू विल फाइंड कि वहां पे जो काम करते हैं बेसिकली एवरी मशीनरी कौन ऑपरेट करता है? ह्यूमंस ऑपरेट करते हैं, राइट. सो ह्यूमन तो बहुत बड़ा रिसोर्स है ना हमारे लिए, ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स हो गया, क्योंकि वट एवर वी आर डूइंग, प्राइम मिनिस्टर है आपका या कोई आपका प्रेसिडेंट है या फिर कोई आपके घर में काम करने आ रहा है, मेड है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, ह्यूमंस. ठीक है, वी आर कंट्रोलिंग द थिंग्स, वी आर द मैन पावर, वी आर द मास्टर माइंड, वट एवर यू वॉन्ट टू से. ठीक है, सो ह्यूमन एक बहुत बड़ी असेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यू पीपल, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, वाई यू आर स्टडिंग दिस, वाई यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम. ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जब आप ये क्लियर करोगे एग्जाम, व्हेन यू विल टीच स्टूडेंट्स और वट एवर यू विल डू इन फ्यूचर, सो आपके पास कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन कैपिटल फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस फॉर योर सेल्फ, आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे आप किसी और के बिजनेस में हेल्प कर रहे हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, यू आर एन एसेट, आपको सैलरी मिलती है,
बिकॉज यू हैव सम स्किल्स, यू आर डेवलपिंग दिस स्किल्स। आप पढ़ रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू बिल्ड अ स्किल, कि आपको इकोनॉमिक्स आता है, आपको इंग्लिश आता है, आपको मैथ्स आता है, you are able to teach someone, right? You have knowledge, you have expertise, okay? Whether what, maybe you will be a fresher, but you are accumulating your skills, you are stocking your skills, ठीक है? so that आप किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सको, right? so you are a human capital, I am a human capital, every individual who is uh, investing time, money and efforts in building the skills is a human capital. We are not talking about those people who are not able to perform any job, जो unemployed हैं because of lack of skills, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट केपेबल, बट अगर उनको, जो वो लोग जो कैपेबल नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है और उसकी वजह से उनके पास काम नहीं है, सो दोज पीपल वी कैन नॉट काउंट एज अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को बनाया जाता है। ह्यूमन कैपिटल को कैसे बनाएंगे हम? स्कूल्स जाते हैं बच्चे, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, इन सब से हमारी कैपिटल फॉर्म होती है, ह्यूमन की कैपिटल फॉर्म होती है। अभी तक हम पैसों की बात कर रहे थे, अब हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ठीक है? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो आपकी मशीनरी आपकी कैपिटल है, आपकी लैंड आपकी कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर एक कैपिटल है, लेबर एक कैपिटल है। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल असेट्स। और गुड्स और सर्विसेज, अगर हम बात करें, ह्यूमन फैक्टर को हटा दो, गुड्स और सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अ फिजिकल कैपिटल। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, टेंजिबल, वेरी नाइस। With the help of human knowledge, we can achieve the business needs. Very well said, बातें, sorry. I hope this is clear. Next comes physical और human capital में क्या difference है? So the difference is pretty clear. Human capital को आप देख नहीं सकते, आप किसी के skills को कैसे देखोगे? मेरे को कितना आता है आपको कैसे दिखेगा, है ना? आपको नहीं दिख रहा होगा कि मुझे कितना आता है। इफ यू मीट समवन, इवन देन यू कांट जज कि इस पर्सन को कितनी नॉलेज है, इसका कितना एक्सपीरियंस है। मे बी वो आपको बता रहा हो, बट आप देख नहीं सकते ना उस चीज को। बट कैपिटल, फिजिकल कैपिटल को आप देख सकते हो, लैंड कितनी है, हाँ इतनी है, दिख रही है मुझे, ठीक है? और फिजिकल कैपिटल को आप सेपरेट कर सकते हो, लैंड कहीं पड़ी है, ओनर कहीं पड़ा है, ठीक है? लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मुझको और मेरे स्किल्स को आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना? ऐसे ही मैं आपके और आपकी स्किल्स को अलग तो नहीं कर सकती, है ना? सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। नाउ फिजिकल कैपिटल, इट इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। और मोबाइल मतलब इसको आप ले जा सकते हो यहाँ वहाँ, फिजिकल कैपिटल को, ठीक है? इट्स मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। आप ह्यूमन कैपिटल जो होती है आपकी मोबिलिटी, उसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे? क्योंकि हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, हमारा कल्चर अलग है। अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो उनकी नेशनैलिटी, हम एक तो हमारा बैरियर आ गया, कल्चर उनका अलग है, उनके फूड हैबिट्स अलग हैं, आपको इंडियन फूड भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, मतलब बहुत ही रेयर होगा। सो दीज फैक्टर्स कम across whenever we are talking about human capital। लेकिन फिजिकल कैपिटल के केस में ऐसा नहीं है, आप कहीं भी ले जाओ, उसको कल्चर से क्या लेना देना, है ना? आप मशीन को कहीं भी रखो, आप यूएस में रखो चाहे चाइना में रखो, उसको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, है ना? सो इट डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अभी आपकी मशीन तो डेप्रिशिएट कर जाएगी, पर आप थोड़ी ना डेप्रिशिएट होगी। आप तो, आपकी तो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो अपनी एजुकेशन में, अपनी हेल्थ में, वो तो बढ़ेगी ओवर द टाइम, है ना? आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी। अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, फिर और हायर स्टडीज करोगे, मतलब देर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग, राइट? बट फिजिकल कैपिटल तो डेप्रिशिएट होगी ना। फिर फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स, उससे आपको प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? आपको प्रॉफिट अर्न करके देगी आपकी मशीनरी प्राइवेटली आपको। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो सोशल बेनिफिट भी करेगी, आपको फायदा तो होगा ही। आपको दिमाग आप यूज कर रहे हो प्रॉफिट अर्न करने में, तो आपको पैसा तो अर्न हो ही रहा है, सोशल बेनिफिट भी होगा। कैसे? अगर आपकी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो सोसाइटी साफ होगी,
ठीक है, अच्छे से डेवलप्ड होगा, वहाँ पे चीज़ें, लोग आपस में ही अच्छे से रहेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल अपने आप में बहुत बड़ी एसेट है, एंड वी एज अ as we are studying economics, so we have to consider it as a very essential and important aspect, right? अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? अब हम ह्यूमन कैपिटल को भी फॉर्म करते हैं, जैसे हमने देखा था ना, बैंक में पैसा डालते हैं तो पैसा बढ़ता है। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ता है? ह्यूमन कैपिटल ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बढ़ेगा? मतलब एक देश में कितना हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, मतलब कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, कितने बच्चे हेल्दी हैं, कितने बच्चे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट, माइग्रेशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो एजुकेशन कैसे हुआ, आप स्कूल जाते हो, फिर कॉलेज जाते हो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हो, इतना सब एक्सपेंडिचर करते हो, तब जाके आपको एक जॉब मिलती है, तब जाके एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, मतलब आपके पास इतने स्किल्स आ जाते हैं कि आप किसी और के लिए काम कर सको। तो पहला सोर्स तो एजुकेशन ही हो गया। सेकंड इज हेल्थ। वाई हेल्थ? अब आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बट आप बीमार हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया, क्या वो ह्यूमन कैपिटल किसी काम का है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, कि जब तक वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। हेल्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक और सोर्स है। आप अगर मान लो अपग्रेड होना है आपको, ठीक है, मान लो हम पुराने टाइम की बात करें जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तो जो लोगों को कंप्यूटर, अब आ गए कंप्यूटर, अब क्या करें? तो उनको क्या दिया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी, भाई सीखो कंप्यूटर चलाना, उसके बाद ही तो तुम काम कर पाओगे। काम करना है कि नहीं? काम करने के लिए उन्होंने सीखा, उन्होंने क्या किया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, उससे क्या हुआ? उनकी स्किल्स आए, उनकी एबिलिटीज आए, और उससे हमारा अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो गया, राइट? फिर स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट। आई होप कि आप लोग अवेयर होंगे कि देर आर multiple programs apart from your curriculum you can opt, ठीक है। so it could be your any program for, basically आप डिप्लोमास ले सकते हो, कुछ भी आप अलग से जो करते हो उनको क्या बोलते हैं? जब अलग से प्रोग्राम करते हो उसको बोलते हैं, कुछ नेम होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यू टुक डिप्लोमा इन स्टिचिंग, आप स्टिचिंग का अलग से कोई कोर्स करते हो, ठीक है। देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स, ओके। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, फाइनेंस से रिलेटेड क्रैश कोर्सेज हो गए, हाँ राइट, वोकेशनल, करेक्ट, थैंक यू कामजम, वोकेशनल प्रोग्राम्स, राइट, राइट वर्ड। तो वो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी स्किल डेवलपमेंट होता है। फिर माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आप माइग्रेट करते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, क्यों जाते हो? इतना क्यों खर्चा करते हो बेमतलब में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए। ह्यूमन कैपिटल के लिए आप बहुत खर्चा करते हो, आप देख सकते हो इन ऑल दीज सोर्सेज यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। वाई यू आर स्पेंडिंग? बिकॉज देर इज समथिंग, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सपेंडिचर से कई गुना इंपॉर्टेंट है। आप जितना अपने ऊपर खर्चा करते हो उससे कई गुना आप जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर आप एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन जाते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड हो जाते हो, यू कैन अर्न मल्टीपल टाइम्स बेटर वॉट यू हैव एक्चुअली स्पेंड ऑन योर हेल्थ, एजुकेशन, और वट एवर द सोर्स you are making yourself better and better, right? So this is the gist of the unit 2, and we'll continue it in the next session, right? So if you guys have any doubt, then we can address it, otherwise we can just end it. No doubt. Okay, great. The fifth point, okay, migration एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आप माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होना, एक स्टेट से दूसरी कंट्री में स्टेट में मूव होना। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी
स्मॉल टाउन से हूँ और मैं दिल्ली आई हूँ पढ़ने के लिए, तो मैंने क्या किया, अपनी जगह से माइग्रेशन किया। क्यों? फॉर इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हो सकता है मेरे स्मॉल टाउन में स्कूल्स ना हो, बट मुझे स्कूल में जाना है, तो मेरे को शहर भेजा गया पढ़ने के लिए। तो मैं क्यों आई निकल के बाहर, मतलब माइग्रेशन एक सोर्स हो गया ना मेरे लिए, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, एजुकेशन लेने का। तो इससे मेरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है, मैं कुछ स्किल्स ले पाऊंगी जो कि मुझे जहाँ पे मैं शायद रहती हूँ वहाँ पे मुझे ना मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऐसे कुछ हो सकता है, यूनिवर्सिटी ना मिल पाए मुझे अच्छी, जो मुझे बाहर मिल रही हो। बाहर मीन्स बाहर की कंट्री में, ठीक है, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। सो दिस इज एक्सपेंडिचर, बेसिकली यू आर स्पेंडिंग मनी। वेन एवर वी से कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम खर्चा तो करेंगे ही ना। तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट। इज इट क्लियर नाउ? Okay. Any other doubt? Any questions? Any questions? Okay, great. Okay, so if you guys any question after this session, you can definitely note it down and ask me in the next one.